आज हम बात उस यूपीआई की करेंगे जिसके जरिए हम सभी भारतीय रोजाना करोड़ों की संख्या में पेमेंट करते हैं। अगर छोटी सी दुकान पर 50 रुपए का पेमेंट करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, बिजली का बिल भरना हो या किसी दोस्त और रिश्तेदार को पैसे भेजने हो, आज यूपीआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जिस सुविधा ने पैसे भेजना इतना आसान बना दिया, उसी के साथ एक बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है और वो खतरा है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड का खतरा। जरा सोचिए, आपने किसी पर्सन को 1,000 रुपए भेजने थे, गलती से आपने उसे 10,000 रुपए भेज दिए, या फिर किसी साइबर अपराधी ने आपको फोन करके इतनी जल्दी और चालाकी से पेमेंट करवा दिया कि आपको ये समझ ही नहीं आया कि आपके साथ धोखा हो गया है। पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकल गया है, कुछ ही सेकंड में दूसरे अकाउंट में पहुंच भी गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो जाए तो पैसा वापस कैसे आएगा? क्या बैंक तुरंत आपको पैसा वापस कर देगा? क्या यूपीआई पेमेंट को बीच में रोका जा सकता है? और जब यूपीआई में पहले से ही पिन, डिवाइस सिक्योरिटी और कई तरह के सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है, तो फिर नए सेफगार्ड की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? इसी से जुड़ी एक खबर इस समय चर्चा में भी है साथियों। लेकिन यहाँ मैं शुरुआत में ही एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि आप सस्पिशियस यूपीआई ट्रांजैक्शन होने पर मोबाइल स्क्रीन पर यस और नो का पॉपअप आएगा और पेमेंट से ठीक पहले ही आपसे ये पूछा जाएगा कि पैसे भेजने हैं या नहीं। लेकिन आरबीआई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई यस और नो वाला पॉपअप रूल्स अभी सामने नहीं आया है, इसलिए इस दावे को अभी से लागू नियम समझना सही नहीं होगा। असल में आरबीआई ने 9 अप्रैल 2026 को डिजिटल पेमेंट्स में फ्रॉड को रोकने के लिए एक डिस्कशन पेपर जारी किया था। इसका उद्देश्य था कि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए कौन-कौन से सिक्योरिटी सेफगार्ड लगाए जा सकते हैं। यानी ये अभी फाइनल रूल नहीं था, बल्कि संभावित उपायों पर चर्चा और फीडबैक लेने की एक प्रोसेस थी। अब सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है साथियों। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 में यूपीआई पर करीब 23.20 बिलियन यानी लगभग 2,320 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और इनकी कुल वैल्यू करीब 29.90 लाख करोड़ रुपए रही। इतने बड़े पैमाने पर जब लोग यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे तो सिक्योरिटी का महत्व भी उतना ही बढ़ेगा। आज फ्रॉड करने वाले सिर्फ आपका यूपीआई पिन चुराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे आपको खुद पेमेंट करने के लिए भी तैयार कर देते हैं। मान लीजिए आपको फोन आता है और सामने वाला खुद को बैंक का अधिकारी बताता है। वो कहता है कि आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है और अकाउंट बंद होने वाला है। फिर वो आपको वेरिफिकेशन के नाम पर कोई पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है और कहता है इसे अप्रूव कर दीजिए। आप डर जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, पिन आपने खुद डाला, पेमेंट आपने खुद ऑथराइज किया और ट्रांजैक्शन भी आपके मोबाइल से हुआ है, लेकिन असल में आपको धोखे में रखकर पैसा भिजवाया गया। इसी तरह के फ्रॉड को ऑथराइज्ड पुश पेमेंट फ्रॉड कहा जाता है। यानी कि फ्रॉड करने वाला आपके अकाउंट में घुसकर पैसा नहीं निकाल रहा, बल्कि आपको ही मैनिपुलेट करके पैसा भिजवा रहा है। यही वजह है कि केवल अपना यूपीआई पिन किसी को मत बताइए, ये कहना अब काफी नहीं है, क्योंकि फ्रॉड करने वाला कई बार पिन मांगता ही नहीं है। वह आपको ऐसी कहानी बताता है कि आप खुद पेमेंट कर देते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के डिस्कशन पेपर में क्या-क्या बातें हुई। इसमें बातें हुई वो है डिजिटल फ्रॉड की बढ़ती समस्या को देखते हुए कई संभावित सेफगार्ड्स पर इसमें चर्चा की गई। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रस्ताव पर हुई है वो है कुछ बड़े ऑथराइज्ड पुश पेमेंट में एक समय का गैप रखना। अब इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर कोई पेमेंट बहुत बड़ा है और फ्रॉड का रिस्क भी उसमें ज्यादा है, तो पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में तुरंत उपलब्ध कराने के बजाय कुछ निर्धारित समय का गैप रखा जा सकता है। आरबीआई के डिस्कशन पेपर में 10,000 से अधिक के कुछ ऑथराइज्ड कुछ पेमेंट के उदाहरणों के साथ 1 घंटे के लैग की संभावना पर चर्चा की गई। लेकिन यहाँ बहुत सावधान रहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज से हर 10,000 के ऊपर की यूपीआई पेमेंट 1 घंटे के लिए रुक जाएगी। ऐसा कोई फाइनल रूल अभी लागू नहीं हुआ है। ये सिर्फ आरबीआई के डिस्कशन पेपर में विचार किए गए संभावित सेफगार्ड्स में से एक है। अब सवाल ये है कि पेमेंट में डिले करने से क्या फायदा होगा? मान लीजिए किसी पर्सन को धोखे में रखकर उसके अकाउंट से 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अगर पैसा दूसरे अकाउंट में जाकर आगे कई अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया, तो उसे रिकवर करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ट्रांजैक्शन में पैसा तुरंत उपलब्ध होने के बजाय थोड़ी देर के लिए रोका जाए और उस दौरान फ्रॉड की पहचान होने और ट्रांजैक्शन पर एक्शन लेने का एक एक्स्ट्रा मौका मिल सकता है। यानी ये सिस्टम फ्रॉड होने के बाद पैसा वापस लाने की बजाय फ्रॉड को शुरुआती स्टेज पर ही रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन आरबीआई का अप्रोच सिर्फ डिले तक ही सीमित नहीं है साथियों। डिस्कशन पेपर में हाई वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल ऑथेंटिकेशन जैसे उपायों पर भी विचार किया गया है। इसके अलावा वल्नरेबल कस्टमर के लिए
ट्रस्टेड पर्सन के जरिए एडिशनल ऑथेंटिकेशन जैसी संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा बड़े क्रेडिट्स प्राप्त करने वाले अकाउंट्स की अतिरिक्त जांच की संभावना भी रखी गई। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर कोई अकाउंट सामान्य तौर पर छोटे-मोटे ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन अचानक उसमें बहुत बड़ी रकम आने लगती है, तो ऐसे अकाउंट पर ज़्यादा सिक्योरिटी की जा सकती है। क्योंकि साइबर फ्रॉड में सिर्फ पैसा भेजने वाला पर्सन ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। जिस अकाउंट में फ्रॉड की रकम पहुंचती है, वो भी पूरी तरह से चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर ऐसे अकाउंट्स की जल्दी पहचान हो जाए और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पर मॉनिटरिंग मजबूत हो, तो फ्रॉड की रकम को आगे ट्रांसफर करना मुश्किल बनाया जा सकता है। आरबीआई ने कस्टमर्स कंट्रोल्ड सेफगार्ड की भी बात की है यहाँ पर। इसका मतलब है कि भविष्य में कस्टमर को अपने डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा कंट्रोल देने के तरीके विकसित किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इससे यूपीआई की स्पीड स्लो हो जाएगी? क्योंकि साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत ही उसकी स्पीड है। आपने पेमेंट किया और कुछ ही सेकंड में पैसा दूसरे पर्सन के अकाउंट में पहुंच जाता है। अगर हर ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाए, हर पेमेंट का वेरिफिकेशन होने लगे और हर छोटी रकम के लिए इंतजार करना पड़े, तो यूपीआई की सबसे बड़ी सुविधा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए रिस्क बेस्ड अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। यानी सामान्य ट्रांजैक्शन पहले की तरह तेजी से चलते रहेंगे, ज्यादा रिस्क वाले ट्रांजैक्शन में एडिशनल सिक्योरिटी लेयर लगाई जाएगी। इसे ऐसे समझिए जैसे सड़क पर हर गाड़ी की लंबी चेकिंग करने के बजाय सस्पिशियस गाड़ी की ही ज्यादा चेकिंग की जाए। लेकिन यहाँ फिर से ये साफ कर दें कि कौन सा ट्रांजैक्शन हाई रिस्क माना जाएगा, कितनी अमाउंट पर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होगा और किस तरह का डिले लगाया जाएगा। ये तभी साफ होगा जब आरबीआई फाइनल गाइडलाइन जारी करेगा। अब बात करते हैं उस यस और नो वाले पॉपअप की। अगर आपने सोशल मीडिया पर ये खबर सुनी है कि अब यूपीआई पेमेंट से पहले हर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पर आपको यस या नो का बटन दबाना होगा, तो फिलहाल इसे कंफर्म आरबीआई रूल न माने। आरबीआई के डिस्कशन पेपर में डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कई सेफगार्ड्स पर विचार किया गया, लेकिन कोई यूनिवर्सल यस और नो पॉपअप सिस्टम लागू करने की घोषणा नहीं हुई है। और ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर किसी प्रपोजल को फाइनल रूल की तरह सोशल मीडिया पर पेश कर दिया जाता है। अब एक और जरूरी सवाल, अगर आपने गलती से किसी पर्सन को पैसे भेज दिए हैं, तो क्या यह नया सिस्टम आपके पैसे वापस कर देगा? नहीं, ऐसा मानना सही नहीं होगा। अगर आपने खुद गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर दिया है और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, तो कोई भी नया सिक्योरिटी फीचर ऑटोमेटिक पैसे वापस करने की गारंटी नहीं देता है। इसलिए आज की सबसे पहली सुरक्षा आपकी अपनी सावधानी है। पेमेंट करने से पहले जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, उसका नाम और यूपीआई आईडी जरूर चेक करें। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद सामने दिखाई देने वाला नाम को ध्यान से देखें। अगर कोई पर्सन आपको जल्दी जल्दी पेमेंट करने के लिए दबाव डाल रहा है, तो रुक जाइए। अगर कोई फोन करके कहता है कि पैसे रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन डालिए, तो सावधान हो जाइए। याद रखिए, यूपीआई पिन पैसा रिसीव करने के लिए नहीं, बल्कि पेमेंट ऑथराइज करने के लिए होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो जितनी जल्दी हो सके अपने बैंक और ऑफिशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग चैनल्स के जरिए शिकायत करें। समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों, क्योंकि फ्रॉड की रकम आगे कई अकाउंट्स में ट्रांसफर होने से पहले एक्शन लेने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अब इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझिए। आरबीआई डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए नए सिक्योरिटी सेफगार्ड्स पर विचार कर रहा है। इसमें कुछ बड़े ट्रांजैक्शन में संभावित टाइम लैग, एडिशनल ऑथेंटिकेशन, बड़े क्रेडिट रिसीव्स करने वाले अकाउंट की ज्यादा स्क्रूटनी और कस्टमर्स को अपने डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा कंट्रोल देने के उपाय शामिल है। लेकिन अभी इन सभी प्रपोजल्स को फाइनल रूल नहीं माना जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी यह कहना सही नहीं होगा कि हर यूपीआई पेमेंट पर यस और नो का पॉपअप आने वाला है, या 10,000 से ऊपर हर पेमेंट 1 घंटे के लिए रुकने वाली है। ये संभावित सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जिसका फाइनल रूल आरबीआई की आगे की गाइडलाइन के बाद ही साफ होगा। इसका उद्देश्य यूपीआई की स्पीड और कन्वीनियंस को खत्म करना नहीं है। उद्देश्य यह है कि जहां फ्रॉड का रिस्क ज्यादा हो, वहां कस्टमर को एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर मिल सके। क्योंकि आज यूपीआई ने पेमेंट करना बेहद ही आसान बना दिया है, लेकिन इसी स्पीड का फायदा फ्रॉड करने वाले भी उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा कि पेमेंट फास्ट भी रहे और जरूरत पड़ने पर रिस्की ट्रांजैक्शन को रोकने या जांचने की क्षमता भी मौजूद हो। तो अगर आपको ये खबर कहीं दिखाई दे कि यूपीआई में अब यस और नो का पॉपअप आएगा या 10,000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट 1 घंटे के लिए अटक सकता है, तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। पहले ये देखिए कि वो आरबीआई का फाइनल रूल है या सिर्फ प्रपोज्ड सेफगार्ड है। फिलहाल इतना जरूर समझ लीजिए कि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम चल रहा है। और आपकी तरफ से सबसे जरूरी सुरक्षा यही है कि किसी अनजान पर्सन के कहने पर पेमेंट बिल्कुल ना करें। यूपीआई पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें। पेमेंट करने से पहले पेमेंट को रिसीव करने वाले की डिटेल को
जरूर चेक करें और किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की स्थिति में तुरंत शिकायत करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर दे सकती है, लेकिन फ्रॉड से बचने में आपकी एक छोटी सी सावधानी कई बार सबसे बड़ी सुरक्षा साबित हो सकती है। अब आप आरबीआई के इस पूरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बड़े या सस्पिशियस यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक होना चाहिए, या इससे यूपीआई की स्पीड और कन्वीनियंस प्रभावित होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।